हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। जनरली इसमें दो प्लेटें होंगी, इसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d ली जाती है। इसमें से एक प्लेट को प्लस चार्ज दिया जाता है, दूसरी प्लेट पर माइनस चार्ज आता है। आउटर सरफेस अर्थ से कनेक्ट होती है। ये पूरा हम लोगों ने पढ़ा था। तो कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a और बीच की दूरी d है, अगर इसके बीच में एयर है, अगर इन प्लेटों के बीच में एयर है, तो इस केस में इसका जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या पढ़ाते थे, एप्सिलॉन नॉट A/d। ठीक, ये उस समय कैपेसिटेंस है जब प्लेटों के बीच में एयर है, इसको हमने C0 लिख दिया। अब केसेस क्या हैं, देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं। अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को आप चेंज करते हैं, प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट आएगा, एरिया चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, ये सब फॉर्मूले से हम लोग पढ़ चुके हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, यानी एरिया चेंज करेंगे कैपेसिटी चेंज होगी। प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड करती है, चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, केवल शेप और साइज पर डिपेंड करती है। जो कि प्लेट के एरिया और डिस्टेंस को चेंज करते हैं तो कैपेसिटर की शेप और साइज चेंज होती है, तो इसलिए हम कहेंगे एरिया पर डिपेंड है और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड है। ठीक, अब बात आती है जब प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए तो कैपेसिटी में क्या चेंजिंग आएगी। तो देखिए अगर इसी केस को हमने फिर नेक्स्ट बनाया डायग्राम, वही कैपेसिटर हमारा था, प्लेटों के बीच की दूरी वही है d, सब कुछ वही था, सिर्फ हमने क्या किया, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जिसका कांस्टेंट K। तो इस केस में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट KA/d। लेकिन ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम इसमें डालते हैं या कोई डाइलेक्ट्रिक स्लेब इसके अंदर हमने डाल दिया, तो इसमें दो केसेस होते हैं कि अगर बैटरी जो हमने इसको कनेक्ट की थी, किसी कंडेंसर को, ये कैपेसिटर को हमने एक बैटरी कनेक्ट की हुई थी, बैटरी से इसको हमने चार्ज किया था, पोटेंशियल दिया था, तो उस केस में जब एयर थी तो कैपेसिटेंस इतनी थी। अब इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा जा रहा है या डाइलेक्ट्रिक स्लेब यानी कोई परावैद्युत पट्टी इसके बीच में रख दी जाए, तो रखने पे दो केसेस होते हैं कि बैटरी के कनेक्शन को वैसे ही रहने दिया जाए, ठीक, या बैटरी कनेक्शन को हटा दिया जाए। तो इन दोनों केस में परावैद्युत पदार्थ भरने पे क्या क्या चेंजिंग आएगी, इसको एक चार्ट बनाकर हम समझा देते हैं, नोट कर दे दीजिएगा उसको। देखिए डाइलेक्ट्रिक स्लेब भरने के बाद दो केसेस हैं, पहला बैटरी को कनेक्ट कर रहने दिया जाए और दूसरा बैटरी को हटा दिया जाए। तो इसको एक चार्ट बनाकर आप नोट कर लीजिए। पहला चार्ट पहली तरफ लिखेंगे बैटरी कनेक्टेड, बैटरी को रहने दिया गया, और दूसरी तरफ है बैटरी को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया या डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्टेड। ठीक, और शुरुआत का हमको पता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी थी, एनर्जी कितनी थी। अब देखिए जब बैटरी कनेक्ट रहेगी, जब किसी कंडेंसर को आपने बैटरी से जोड़ा, कंडेंसर चार्ज हो गया, तो हम जानते हैं चार्ज हो जाने के बाद अगर हम बैटरी हटा भी दें तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज उतना ही रहेगा। इसलिए बैटरी कनेक्ट हो या कनेक्शन हटा दिया जाए, दोनों ही केस में चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी जो चार्ज नया वाला होगा वो पुराने चार्ज के ही इक्वल आएगा। इन दोनों केसेस में चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन बैटरी हटाने पर चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन बैटरी लगी रहते हुए अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में डाल दें तो क्या होगा, इसका चार्ज K टाइम्स बढ़ जाएगा। बैटरी को डिस्कनेक्ट चार्ज करने के बाद उसके ऊपर चार्ज Q आ गया। अब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो उस पर चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन बैटरी कनेक्टेड रहते हुए इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जाए तो क्या होगा, चार्ज K टाइम्स बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें कैपेसिटेंस K टाइम इसमें बढ़ जाएगा, C0 इंटू K। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि जब बैटरी कनेक्ट है और चार्ज K टाइम्स बढ़ गया, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया, क्या चीज़ नहीं बढ़ेगा,
जब बैटरी कनेक्ट है तो बैटरी ने जो भी पोटेंशियल दिया था वो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा, कोई इफेक्ट नहीं। और जब पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन में पढ़ते हैं कि अगर दो प्लेटें डी डिस्टेंस पे रखी हुई हैं, इसको पोटेंशियल वी दिया गया बैटरी से, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इज इक्वल वी अपान डी। और बैटरी ऑलरेडी अभी कनेक्ट है, हमारा कंडेंसर चार्ज हो चुका है। जब एक बार ये फुल चार्ज हो जाता है तो उस केस में मैंने बताया था कि जब कंडेंसर पूरा चार्ज हो जाएगा तो इसके प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। अब बैटरी कनेक्ट है, इसके बीच में हमने डायरेक्टिव मीडियम डाल दिया तो वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वोल्टेज वही रहेगा। और जब वोल्टेज वही रहेगा तो आपने डिस्टेंस तो चेंज किया नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं चेंज होगी। हाँ, डायरेक्टिव मीडियम भर देने से कैपेसिटेंस जरूर बदल गया, तो हमने लिखा कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा, चार्ज के टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और एनर्जी जो होगी, एनर्जी भी हमारी के टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि जब कैपेसिटेंस बढ़ा है तो जाहिर एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बैटरी को करंट रहते हुए ये केसेस हो गए। और अगर हम डायरेक्टिव मीडियम भर रहे हैं लेकिन बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन पहले हमारा कंडेंसर चार्ज हो चुका था, चार्ज होने के बाद अगर आप बैटरी डिस्कनेक्ट भी कर देंगे तो उसके ऊपर जो भी चार्ज आ चुका था वो चार्ज रहेगा, वो चार्ज उतना ही रहेगा, उस पर कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इस केस में चार्ज पे चेंजिंग नहीं होती, कैपेसिटेंस तो खैर चेंज हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आपने बैटरी हटा दी तो अब पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा, अब पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, के टाइम्स कम हो जाएगी। पोटेंशियल कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गई के टाइम्स, और साथ साथ एनर्जी भी के टाइम्स कम हो गई। ये दोनों चीज़ आप चार्ट बनाकर नोट कर लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। देखिए शायद एक क्वेश्चन यहाँ लिखा भी है, इस क्वेश्चन में देखिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन बैटरी डिस्कनेक्टेड। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पहले चार्ज किया गया, उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ठीक, डायरेक्टिव मीडियम की बात नहीं हो इसमें हो रही है, लेकिन मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए, तो कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, उसके बाद बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर कह रहा है इफ़ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर आर मूव्ड फर्दर। इसके बाद क्या कर रहे हैं, इस कैपेसिटर की प्लेट को हम दूर कर रहे हैं, तो क्या चेंजिंग होगी, इस चार्ज को छोड़िए क्योंकि इसमें डायरेक्टिव की बात नहीं हो रही है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद जब ये पूरी तरह से चार्ज हो गया तो हमें पता है कि बैटरी हटा भी देंगे तो चार्ज नहीं बदलेगा। उसी बात का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि डिस्कनेक्ट करने के बाद, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, डिस्कनेक्ट करने के बाद भी चार्ज क्या होगा, चार्ज रिमेन सेम, चार्ज नहीं बदलेगा, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जब चार्ज नहीं चेंज होगा तो उससे क्या क्या इफेक्ट आएंगे, देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रहा है कि चार्ज तो वही है और बीच के डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया। तो जैसे ही आप बीच के डिस्टेंस को चेंज करोगे तो C = ε0 A/d फॉर्मूले के हिसाब से जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डाउन होगा। कैपेसिटेंस डाउन हो रहा है और चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो चार्ज पे जब कोई इफेक्ट नहीं है तो Q = क्या होता है, CV। और आप बता रहे हैं चार्ज पे कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, तो जब चार्ज पे कोई चेंज नहीं आ रही, जबकि C कम हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। एक चीज़ कम हो रही दूसरी बढ़ेगी, तभी दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पता ये चला कि इस केस में क्या होगा कि जब बैटरी को चार्ज के पहले कंडेंसर को चार्ज किया गया, उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद प्लेट को जब हम दूर करेंगे तो प्लेट को दूर करने से डिस्टेंस बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ने से कैपेसिटेंस कम हुआ। चूँकि चार्ज को सेम रहना है इसलिए जब कैपेसिटेंस कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यानी बीच का वोल्टेज बढ़ेगा। देखिए, इस पहला ऑप्शन दे रहा है चार्ज इंक्रीज, तो चार्ज इंक्रीज करेगा तो ये हो नहीं सकता क्योंकि चार्ज इंक्रीज नहीं करता। दूसरा है वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर डिक्रीज, वोल्टेज डिक्रीज होगा, तो हम देख रहे हैं वोल्टेज तो बढ़ रहा है, यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा है कैपेसिटेंस इंक्रीज, कैपेसिटी बढ़ेगी, नहीं कैपेसिटी तो कम होगी। अब बचता है लास्ट ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी कह रहा बढ़ेगी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है Q = ½ CV², ये भी पढ़ते हैं, Q = ½ Q²/C ये भी पढ़ते हैं, और ½ Q × V ये भी पढ़ते हैं। ठीक, किसी भी फॉर्मूले से आप समझ लीजिए। देखिए पोटेंशियल बढ़ रहा, साथ में कैपेसिटी डाउन भी हो रही है, लेकिन हम पोटेंशियल का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी एनर्जी पे इफेक्ट आया। अगर इससे नहीं समझ में आता तो आप इसको देखिए, चार्ज तो कांस्टेंट है, चार्ज चेंज नहीं हो रहा, और कैपेसिटी क्या हो रही, कम हो रही। कैपेसिटी कम होना मतलब एनर्जी का बढ़ना। इससे देख लीजिए, चार्ज कांस्टेंट है, पोटेंशियल बढ़ रहा था, पोटेंशियल बढ़ रहा है मतलब एनर्जी बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये भी चार्ट बना के इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करने में आपको मदद मिलेगी। इसमें जब भी
कोई डायरेक्टिव मीडियम भरे और बैटरी को हटाया गया या ना हटाया गया, दो अलग अलग केसेस हों, तो उस केस में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। तो बस इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी किसी कंडेंसर को हम चार्ज कर देंगे, एक बार जब वो पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा उसके बाद आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, लेकिन चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज में चेंजिंग नहीं होगी। और अगर बैटरी कनेक्ट है तो पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं होगी। बस ये 2 पॉइंट याद रखेंगे तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। बाकी इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज हाफ्ड, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डबल, और इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है उस कांस्टेंट की वैल्यू को हमने डबल कर दिया, तो बताइए कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। देखिए अगर इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हो, प्लेट के बीच के डिस्टेंस डी है, ठीक है, प्लेटों की जो एरिया है अगर वो ए है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के है, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, डी की जगह पे d/2 कर देंगे, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो कांस्टेंट है उसको हमने डबल कर दिया, के की जगह पे 2k हो गया, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो नया कैपेसिटेंस निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट के की जगह पर 2k, एरिया प्लेट की वही रहेगी, डी की जगह पर d/2, तो ये 2 ऊपर चला गया तो हो गया ये 2 और ये 2 मिलकर हो गया ऊपर 4 एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, और एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी हमारा पहले का कैपेसिटेंस था, यानी जो नया कैपेसिटेंस आया पहले से क्या आ गया 4 टाइम्स। तो आंसर हो गया कि हमारा जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में डिक्रीज 4 टाइम्स भी लिखा था, यहाँ से तो हमको सिर्फ मालूम चल रहा कि 4 टाइम्स की चेंजिंग आई, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये कैसे आइडिया लगेगा। प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को आप कम कर रहे हैं, प्लेट के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ऑप्शन क्या है इंक्रीज 4 टाइम्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर। इसके बाद फिर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पर आ जाएंगे, डायग्राम वाले। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, द पोटेंशियल ऑफ द 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर +10 एंड -10। किसी कैपेसिटर की जो 2 प्लेटें हैं इनके पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, कितने कितने हैं, इसका पोटेंशियल +10V और इसका पोटेंशियल -10V। ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। इफ़ द चार्ज ऑन वन ऑफ प्लेट, इनमें से किसी एक पर जो चार्ज है वो कितना है 40 माइक्रोकूलम, अगर एक पर प्लस होगा दूसरे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस देखिए, किसी कंडेंसर की जो कैपेसिटी होती है, किसी संधारित्र की जो धारिता होती है, एक कंडक्टर की कैपेसिटी पढ़ते थे, कंडक्टर की कैपेसिटी में देखा कितना चार्ज आपने दिया, कितना पोटेंशियल बढ़ा, उसको कैपेसिटेंस कहा गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसी एक प्लेट को दिया गया चार्ज और दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाता है। बस ये ध्यान रखिए कि कंडेंसर के अंदर यानी कैपेसिटर के अंदर चार्ज गिवन टू वन प्लेट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो यहाँ पर किसी एक प्लेट को हमने जो चार्ज दिया है वो आपको 40 माइक्रोकूलम दे रखा है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए, तो एक +10 पर है और एक -10 पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 का आएगा। बस यहाँ पे यही मिस्टेक हो सकता था कि कोई 10 ले ले तो आंसर कर दिया जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20। सॉल्व करिए, कितना आ गया 2 माइक्रोकूलम, तो पता चला 2 माइक्रोफैरड। तो कैपेसिटेंस जो इसका होगा वो होगा 2 माइक्रोफैरड। अगर आप यहाँ पे 10 रख देंगे, सोचेंगे 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो आंसर आपका ये वाला मैच कर जाएगा, जो कि गलत होगा। ठीक, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन प्लेट के एरिया, बीच का डायरेक्टिव मीडियम, डिस्टेंस, इन सब के ऊपर चेंजिंग करके बनाए जाते हैं। अब बात आती है, जब किसी सर्किट में एक से ज़्यादा कैपेसिटर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होता है, पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना होता है। तो उसके बेस पे क्वेश्चन लगाने के लिए देखिए थोड़ा सा हम ये जान लें कि सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या बताया गया था। जब भी एक से ज़्यादा कैपेसिटर सीरीज में जोड़े जाएं, यानी एक की सेकेंड प्लेट दूसरे की फर्स्ट प्लेट से जुड़ती हुई चली जा रही है, तो इस तरह से ये सब क्या है, ये सीरीज में है। सीरीज में इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/, फॉर्मूला लगाया जाता था, 1/C1 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन, इस तरह से लगाते थे। अगर हमारे पास केवल 2 कैपेसिटर हों और दोनों सीरीज में हों,
तो फिर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। इसका जो इक्विवेलेंट आएगा सीरीज का वो आएगा दोनों का प्रोडक्ट अपान दोनों का सम, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। इस शॉर्ट फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। और ज़्यादातर केसों में आपको एक बार में 2 कैपेसिटर जोड़ने होते हैं, तो ये बहुत ही काम आपको आएगा। दूसरी चीज़, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबके ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम होती है। इस बात को नोट करेंगे कि सबके ऊपर चार्ज सेम होगा, लेकिन प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हर कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो विभवांतर है, जो वोल्टेज है, वो डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि जो भी आप सप्लाई यहाँ पे दोगे, जिस बैटरी से कनेक्ट करोगे, जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, जो सोर्स वोल्टेज है, ये वोल्टेज इन लोगों में डिवाइड होगा। अगर इनकी वैल्यू आपस में इक्वल है तो वोल्टेज इक्वल डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर इनकी वैल्यू अलग अलग है तो वोल्टेज अलग अलग डिवाइड होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं सीरीज में चार्ज तो सब पे सेम होगा, हर कंडेंसर के प्लेट पर चार्ज सेम, लेकिन हर कंडेंसर के प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो उनकी प्लेटों के बीच का विभवांतर है, ये अलग अलग हो सकता है। ये भी हम बार बार नहीं कहेंगे कि हमेशा अलग होता है, क्योंकि बताया कि अगर वैल्यू सेम है तो वोल्टेज सबको बराबर बराबर मिलेगा। हाँ, ये कहा जाए कि इन सब के बीच सोर्स का जो वोल्टेज है वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, मान लीजिए इसको V1 वोल्टेज मिला, इसको V2, इसको V3, तो ये जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपस में, इनमें क्या रेशियो होगा, इनका रेशियो इनके कैपेसिटेंस के इन्वर्स के इक्वल होता है। ठीक। अच्छा, पैरेलल में हमने क्या पढ़ा था, जब कैपेसिटर इस तरह से ऐड हों, आपस में ऐसे ऐड होते हैं, तो ये सब पैरेलल में कहलाते हैं। जब हर कंडेंसर की एक प्लेट, पहली प्लेट एक साथ ऐड हो गई हो और सेकंड प्लेट एक साथ ऐड करके ऐसे जोड़ दिया जाए, तो ये हमारा पैरेलल कहलाता है। पैरेलल का समझने का तरीका क्या है कि जब कंडेंसर की जो प्लेटें हैं, हर कंडेंसर की दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तो इसमें पैरेलल होता है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम, चार्ज डिवाइड होगा। इस बार जो भी सोर्स का चार्ज है, जो भी यहाँ से अपने जो बैटरी जोड़ी, तो जो भी चार्ज यहाँ से निकला वो चार्ज इन तीनों में डिवाइड हुआ, और चार्ज के डिवाइड होने का जो रेशियो होगा Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, ये क्या होगा, इनके कैपेसिटेंस के रेशियो में ही डिवाइड होगा। ठीक है, इतनी सी हम लोग को बात याद रखनी है। बाकी सीरीज हो या पैरेलल हो, अलग अलग कैपेसिटर की जो एनर्जी है, पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी अगर पूछा जाए तो सबकी एनर्जी को हम लोग ऐड करते हैं, दोनों में ही, सीरीज में और पैरेलल दोनों में। एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं, एनर्जी हमेशा ऐड होती है। अब इनके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिए, अगर सिंपल क्वेश्चन की बात की जाए तो इतना पता है कि अगर मान लीजिए इस तरह से कैपेसिटर लगे हुए हैं आपस में, ये 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, ये पॉइंट A पॉइंट B, तो बिल्कुल स्टार्टिंग क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सिंपल, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, तुल्यधारिता बताइए। तो ये क्या है, तीनों सीरीज में है। सीरीज में इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 1/3 1/3, यानी आ गया 1 माइक्रोफैरड। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल सिंपल था। अच्छा, अब देखिए यहाँ से अगर हम एक वायर लेते हैं और इस वायर को यहाँ से ले गए और यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया, अब A और B के बीच का इक्विवेलेंट कितना हो गया, क्या अभी भी तीनों सीरीज में है, या अगर इसमें से कोई पैरेलल है, या क्या सिचुएशन हुई। तो देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, जब भी किसी कंडेंसर की दोनों प्लेटों को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ये बात याद कर लीजिएगा, व्हेन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज connected by a conducting wire, अगर किसी कंडेंसर की या किसी कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनको आपस में एक कंडक्टिंग वायर से, एक चालक तार से जोड़ दे, देन इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स इन्फिनिटी। तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो इन्फिनिटी हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कह दें कि एक तरह से वो यूजलेस हो गया, किसी काम का नहीं बचा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक वायर हमने लिया, इस वायर को ऐसे ले गए, यहाँ पे लाके जोड़ दिए। इस वायर के बीच में, इस वायर के साथ कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं है, ना ही कोई कैपेसिटर है, ना कोई रजिस्टर है, ना कोई इंडक्टर है, इसके साथ कोई प्रतिरोध, कोई संधारित्र या कोई प्रेरकत्व कुछ भी ना लगा हो, सिर्फ एक वायर हो, इसका ध्यान रखना है।
कोई एक कंडक्टिंग वायर, कोई एक चालक तार हो, अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट से इसको कांटेक्ट कर दिया जाए, हमारे पास एक तार का टुकड़ा था, उस तार का एक एंड हमने यहाँ से जोड़ा हुआ है और दूसरा एंड यहाँ जोड़ा है, तो ये एंड इस प्लेट से जुड़ गया, ये एंड इस प्लेट से जुड़ गया, यानी दोनों प्लेटों को हमने क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। तो जब कंडेंसर की दोनों प्लेट को आपस में जोड़ देंगे तो वो कंडेंसर हमारा बेकार हो जाएगा, उसकी कैपेसिटेंस को हम कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन अब यही वायर देखिए, अगर यहाँ से उठ के ये वायर यहाँ से एक यहाँ लगा हो और एक जाके यहाँ लगा हो, तो फिर ये मत कर दीजिएगा कि दोनों आपके बेकार हो गए। शर्त क्या है, एक ही कंडेंसर की दोनों प्लेट को अगर वायर से जोड़ते हैं तब ऐसा होता है, वो कंडेंसर यूजलेस होता है। अभी इस केस की हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो इस कंडेंसर को हमने क्या किया था, एक वायर से जोड़ दिया। अब बता रहा है इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए ये तो हमारा हो गया यूजलेस, अब बचे 3 और 3 2 बचे, तो टोटल इक्विवेलेंट हमारा हो गया 1/3 + 1/3, यानी सी एस की वैल्यू है 3/2, 2/3 आएगा, उसको पलट देंगे 3/2। ये शॉर्टकट भी आपको बताया गया था। ठीक, अगर एक ही वैल्यू के कई रजिस्टर सीरीज में लगे हों तो इक्विवेलेंट कितना होगा, तो किसी एक की वैल्यू लें और नंबर ऑफ कितने उससे डिवाइड कर दें, 3/2 माइक्रोफैरड आंसर। ठीक, यानी अगर यहाँ पर कोई 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है ए और बी पॉइंट के बीच, और यहाँ से हमने एक वायर लिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब हमारा रिजल्ट कितना हो गया, तो हम कह देंगे सी ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इन्फिनिटी हो गया। अब अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में 2 कैपेसिटर लगे हुए थे, ये ए है ये बी है, 10 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड, और एक वायर यहाँ से ऐसे जोड़ दिया गया, तो क्या होगा, ए और बी के बीच में इस समय जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा वो कितना जाएगा, 10 माइक्रोफैरड, क्योंकि ये वाला तो बेकार हो गया और ए और बी के बीच में बस एक बचा, ये 10 माइक्रोफैरड, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तीसरा भी हमने देखा कि हमारे पास 3 लगे हों, 4, जितने भी लगे हों, जब भी एक वायर किसी कंडेंसर के दोनों प्लेट से कनेक्ट होगा तो कंडेंसर को हम लोग कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे, एक ये बात नोट करनी है। दूसरा, अगर वायर को यहाँ से उठाकर देखिए, दूसरा इस तरह कर लें, जैसे मान लीजिए ये सीरीज थे तीनों, ये हमने पढ़ा था 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड, पॉइंट यहाँ पर हमारा बी, यहाँ पर पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालने को बोला, तो हमने इन तीनों को सीरीज में कैलकुलेट कर लिया, हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, चलो अब कह रहा है कि एक वायर लीजिए और इस वायर को यहाँ से जोड़कर और ऐसे ला के जोड़ दीजिए। अब बताइए आंसर कितना हो गया। तो अब इसका क्या तरीका है कि यहाँ पे जो एक वायर हमने लिया था उसका एक एंड तो इस कंडेंसर की एक प्लेट से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड जो है इस कंडेंसर की प्लेट से जुड़ा हुआ है, या इससे मान लीजिए जुड़ा हुआ है। इसी की दोनों प्लेटों को हमने नहीं जोड़ा, इस बार सारे के सारे कंडेंसर काम करेंगे, कोई हमारा यूजलेस नहीं होगा। तो इसको हम लोग करने का तरीका क्या होता है, फिर वही कहानी होगी कि एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग उस कंडेंसर को क्यों छोड़ते थे कि जो कंडक्टिंग वायर होता है, हम ये मान चलते हैं कंडक्टिंग वायर से कोई भी चीज़ नहीं जुड़ी हुई है, कोई उसका रेजिस्टेंस नहीं है, और उस वायर का खुद का रेजिस्टेंस हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं, तो क्या होता है कि उस वायर में जब किसी तरह का कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं हो रहा है, कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल सेम मानते हैं, यानी पूरे वायर के अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम हो गया। तो जब एक वायर जोड़ेंगे, जबकि इस वायर में कुछ नहीं लगा है, तो क्या होगा, ये पूरे पॉइंट का, इस वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा होगा। यानी अगर यहाँ का पोटेंशियल ए है और यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इसमें का पोटेंशियल भी वही माना जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं लगा है तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल भी वही माना जाएगा। सही है ये बात। अब इसको आप इस तरह समझिए कि जैसे मान लीजिए इसको हम एक नाम दे दिए सी, या भी सी मत लिखिए, ऐसे समझिए इसको, नाम से समझा दे रहे हैं, कुछ लोग वोल्टेज समझा देते हैं। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V होगा, और यहाँ से एक वायर उठ के यहाँ पर आया है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V होगा। ठीक, और या तो पोटेंशियल समझिए, या एक काम करिए कि जब पोटेंशियल उस वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो एक्चुअल में जो पॉइंट है उस वायर पे आप कहीं भी मानिए उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, अगर ये पॉइंट ए आप मान रहे हो और यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं लगा है, तो जिस तरह से ये पॉइंट बिहेव करेगा ये पॉइंट भी वैसा ही बिहेव करेगा, इसलिए ए को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। और ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पर आ सकता है, इसका पोटेंशियल सेम। अब इस पूरे डायग्राम को चेंज करिए, एक तरफ आप ए लिखिए और एक तरफ बी लिखिए। देखिए ए और बी के बीच में कितने कंडेंसर लगे हुए हैं। देखिए ये वाला जो कंडेंसर है वो ए और बी के बीच में लगा हुआ है 3 माइक्रोफैरड का, तो हमने ए और बी के बीच में 3 माइक्रोफैरड
लगा दिया। फिर ये दोनों जो कंडेंसर हैं कहाँ से कहाँ जुड़े हुए हैं, ये वाला और ये वाला कंडेंसर ए और ए के बीच में। रुकिए एक मिनट, पॉइंट गड़बड़ हो रहा है इसमें कुछ। चलिए इसमें एक और कनेक्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद सिंगल वाला देखते हैं। ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, देखिए। तो ए पॉइंट यहाँ से हुआ, यहाँ भी ले दिए, ये पॉइंट उठ के यहाँ चला गया। दूसरा ये बी पॉइंट है तो यहाँ भी बी पॉइंट हुआ और ये बी पॉइंट उठकर यहाँ आ गया। अब इस डायग्राम को चेंज करेंगे, एक पॉइंट ए इधर हुआ, एक पॉइंट बी इधर हुआ। ये वाला कंडेंसर ए और बी के बीच लगा हुआ है 3 माइक्रोफैरड। ये वाला कंडेंसर देखिए एक प्लेट ए से जुड़ी हुई है, एक प्लेट बी से, यानी ये भी हमारा 3 माइक्रोफैरड ए और बी से जुड़ा हुआ है। ये वाला कंडेंसर देखिए एक प्लेट ए से एक प्लेट बी से, यानी ये भी ए और बी के बीच में लगा हुआ है। इस तरह से ए और बी के बीच में तीनों कैपेसिटर लगे हुए हैं, यानी ये तीनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, क्योंकि पोटेंशियल पैरेलल में सेम होता है भाई। जो पोटेंशियल इस पॉइंट का वही पोटेंशियल इस पॉइंट का, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का। जो इधर का पोटेंशियल है वही इधर का पोटेंशियल है, ए और बी। इन्हीं के बीच में तीनों कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो ये तीनों पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हमारा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इन तीनों को ऐसे ही ऐड कर लीजिए, 3 + 3 + 3 यानी 9 माइक्रोफैरड आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें वायर में कोई कैपेसिटर लगा दिया जाए तब क्या होगा। अगर वायर में कैपेसिटर लगा हुआ हो, जैसे मान लीजिए 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, यहाँ से एक उठा के ले गए इधर और इसमें भी लगा दिए कैपेसिटर। यहाँ से वायर उठाया गया इधर, इसमें भी लगा दिए कैपेसिटर। ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ठीक। तो इस बारी कोई वायर तो है नहीं, इस वायर में कैपेसिटर लगा हुआ है। इस बार वो वाली कहानी नहीं होगी, इसमें सीधे सीधे ही 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं ए और बी के बीच, इनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस पॉइंट को आप कोई नाम दे दीजिए, क्योंकि इस बार तो कोई पॉइंट सेम नहीं हो सकता। तो ये ए और बी दोनों एंड हो गए, सी और डी 2 पॉइंट हमने यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक। अब इस डायग्राम को थोड़ा चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करते समय ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमारे पॉइंट इंड्स हैं जिनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, वो दोनों पॉइंट्स हमेशा किनारे ही होंगे, यानी ए पॉइंट अभी भी इधर होगा और बी पॉइंट हमारा इधर होगा। अब इस डायग्राम को हम चेंज करेंगे किस तरह से, एक चतुर्भुज के फॉर्म में, यानी एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में चेंज करेंगे। ए और बी इस किनारे होगा, इस पॉइंट को सी और डी नाम दे दिया जाए, ठीक है। अब आप देखिए कौन कौन कैपेसिटर कैसे लगे उसको इस डायग्राम में जोड़िए। ए और सी के बीच 2 माइक्रोफैरड, तो ए और सी के बीच में ये 2 माइक्रोफैरड हमने कनेक्ट कर दिया। सी और डी के बीच में 5 माइक्रोफैरड, तो सी और डी के बीच में 5 माइक्रोफैरड। फिर डी और बी के बीच में 2 माइक्रोफैरड, तो डी और बी के बीच में 2 माइक्रोफैरड। फिर ये ए से वायर उठा और आया डी पर, तो ए और डी के बीच में 2 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड हो गया। सी से वायर उठाया कहाँ गया है, बी पर, तो सी और बी के बीच में 2 माइक्रोफैरड। तो ये डायग्राम चेंज होके हमको ऐसा मिल गया। जब भी इस टाइप के केसेस हों तो डायग्राम को कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद एक चीज़ होती है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन से तो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में व्हीट स्टोन ब्रिज, WSB। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा इसको। तो उसमें क्या होता था, अगर 4 वहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते थे कि अगर कोई रेजिस्टेंस किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के क्रम में लगे हों और इनका रेशियो इक्वल आ जाए, चाहे रेशियो हम ऐसे चेक कर लें या रेशियो ऐसे चेक करें, जो भुजाओं पे कैपेसिटर लगे हुए हैं उनका रेशियो चेक करो। अगर ये रेशियो इक्वल आता है, चाहे ऐसे से चेक कर लिया जाए और चाहे ऐसे से चेक कर लिया जाए, अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, यानी इनके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जब इनके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इनके बीच में कोई करंट यानी कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, यानी ये कैपेसिटर हमारा बेकार हो गया। ये ऐसा हो गया जैसे कि केवल वायर जुड़ा हो, ठीक। तो इस केस में जब हमारा ये कैपेसिटर यूजलेस हो गया तो हम कहेंगे जो भी यहाँ पे सोर्स से चार्ज जाएगा वो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इधर से चार्ज गया इधर से निकल गया और इधर से चार्ज गया इधर से निकल गया। अब क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गए, नीचे से ये दोनों सीरीज में हो गए और दोनों का आंसर पैरेलल।
तो 2 और 2 सीरीज में जोड़ेंगे तो आंसर हमको मिल जाएगा 1 माइक्रोफैरड, और इधर से 2 और 2 सीरीज में जोड़ेंगे तो आंसर 1 माइक्रोफैरड, फिर ये 1 और ये 1 पैरेलल में, तो रिजल्टेंट आ गया 2 माइक्रोफैरड, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले तो आप डायग्राम को इस तरह से चेंज कर लीजिएगा। ठीक, चलिए और कुछ डायग्राम्स लगाते हैं हम लोग। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, ये मान लीजिए 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, बीच वाला 2 माइक्रोफैरड है, बाहर सब 3 माइक्रोफैरड है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सी बिटवीन ए एंड बी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, जब ए से चार्ज जो भी सोर्स आप देंगे, बैटरी लगाएंगे ए और बी के बीच में, भाई ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट पूछने का मतलब जो बैटरी का कनेक्शन किया गया है वो ए और बी के बीच किया गया है। तो ए से जो भी चार्ज जाएगा वो इस पर गया, आगे बढ़ा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ इधर, यानी ये दोनों पैरेलल हो गए। फिर यहाँ से चार्ज आगे बढ़ा, लास्ट में कुछ चार्ज इधर गया, कुछ इधर गया। हम ऐसे क्वेश्चन को पीछे सॉल्व करते हैं, जब आखिरी बार यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो कुछ चार्ज इधर गया होगा, कुछ चार्ज इधर गया होगा, और इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए ये चार्ज सीधे नीचे आया है और ये वाला चार्ज ऐसे घूम के यहाँ पर आएगा, दोनों मिलके तब इधर आगे वापस आएंगे। यानी लास्ट में अगर देखा जाए तो ये तीनों हमेशा किस में होंगे? सीरीज में। ऐसे क्वेश्चन को पीछे सॉल्व कीजिए, ये 3, 3 और 3 ये तीनों सीरीज में होंगे, जिनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 1, क्योंकि सीरीज में 1/3, 1/3, 1/3 मतलब 3/3 कैंसिल हो गया 1। तो ये रिजल्टेड हमको यहाँ से यहाँ देगा 1 माइक्रोफैरड का। ठीक, अब ये 1 माइक्रोफैरड इस 2 के साथ क्या है? पैरेलल में है, तो 1 + 2 3, यानी यहाँ पर फिर 3 आ गया। ठीक, यानी इन सब का इक्विवेलेंट, इन चारों का इक्विवेलेंट आया कितना? 3। यानी हम चाहें तो इन चारों को हटाकर यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड लगा सकते हैं, सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने इसको हटा दिया और इसकी जगह पे क्या किया, यहाँ पर एक 3 माइक्रोफैरड का लगा दिया। अब फिर देखिए, फिर बंद ब्लॉक बन गए, फिर एक बंद परिपथ आपको मिल रहा है, फिर वही कहानी चालू हो गई कि ये तीनों सीरीज, तो 3, 3, 3 सीरीज, ये आ गया 1 और 1 और 2 इसके साथ पैरेलल हुआ, तो यहाँ पे फिर आपको मिल गया 3। यानी इन चारों को हटा के आप 3 लगा दिए, ये ख़त्म कर दिए। अब फाइनली यहाँ पे कितना बचा? ए से चले 3, 3 और 3। अब ए से बी तक जाने के लिए क्या हो गए? तीनों सीरीज में हो गए, तो 1/3, 1/3, 1/3 मिलकर आंसर हमारा आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जब हो तो उनको हम लोग पीछे से सॉल्व करेंगे। दूसरा चीज़ देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे कोई बना हुआ है, इस तरह से लेते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये सब सी लगे हुए हैं। इस बार बोलता है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताइए, तो क्या होगा? ए से जो भी चार्ज चलेगा, ये चार्ज ऐसे गया, इस प्लेट पर आया, यहाँ से निकलकर इस पर आया, यहाँ से निकलकर इस पर आया, फिर यहाँ से निकलकर इस पे गया, यहाँ से निकलकर बी पे वापस। तो हम देख रहे हैं ए से बी तक चलने के लिए जो भी हमने पाथ अपनाया, जो भी रास्ता अपनाया, तो रास्ते में हम देख रहे हैं कहीं भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। एक्चुअल में ये चारों कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, केवल डिज़ाइन ऐसी बना दिया है। ये चारों कैपेसिटर सीरीज में है, और जब सीरीज में है तो इक्विवेलेंट निकालेंगे 1/c, 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 4 बार लिखेंगे 4/c, और बाद में उसको पढ़ देंगे c/4। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसे डायग्राम बना हो, मान लीजिए 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, ये वाला 1 कर लेते हैं, इसको मान लीजिए 1 कर लेते हैं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। चलिए इस बार बताइए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा? कैसे सॉल्व करेंगे? तो ए से चार्ज जब चला, ए से चार्ज यहाँ आया, तो यहाँ देखिए 3 पाथ हो गए अलग अलग, यानी यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब किसी एक पाथ को लेते हैं,
अगर यहाँ से इस एंड को देखा जाए तो इस एंड तक पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक इधर से ऐसे आया और एक ये सीधे, ये दोनों पाथ अलग अलग हैं पैरेलल में, लेकिन ये दोनों कैपेसिटर तो एक ही पाथ में है, तो पहले इन दोनों को आप सीरीज करिए। तो 2 और 2 सीरीज में आंसर हो जाएगा 1। फिर ये 1 और ये 1 हो जाएगा पैरेलल, अलग अलग पाथ में है, ठीक है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस, भाई ये भी इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इन्हीं दोनों के बीच में ये भी जुड़ा हुआ है और इन्हीं दोनों पॉइंट से ये भी जुड़े हुए थे। तो 1 और 1 मिलके हो गया 2, यानी डायग्राम हमारा ऐसा हो गया, ये हो गया यहाँ पर 2 और ये ऑलरेडी 2 है और ये है 1, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। तो हमें देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए, पहले इसको मैंने सॉल्व किया 1, ये 1 और ये 1 पैरेलल, डायग्राम हमारा इतना हो गया। फिर वही कहानी स्टार्ट करिए कि जब ए से आप चलेंगे बी पर चलने के लिए, यहाँ से चार्ज चला, यहाँ पहुँचा, दो रास्ते अलग अलग हो गए, पहुँचना यहाँ पर है, ये चार्ज सीधे इसे आ जाएगा और ये चार्ज ऐसे होके इधर से आएगा, तो ये दोनों एक ही पाथ में है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो 2 और 2 सीरीज में आ गया आंसर 1 और ये 1 और ये 1 पैरेलल में, यानी फाइनली आंसर हमारा आ गया ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैरड। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, यहाँ से हमने एक कैपेसिटर यहाँ जोड़ा 2C, फिर यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर जोड़ दिया 2C, इसी साइड ले देते हैं। फिर यहाँ से एक कैपेसिटर ले गए यहाँ पे C, इसको यहाँ से लाया गया, फिर यहाँ पे एक C, इसको यहाँ से आप कनेक्ट कर दीजिए बंद। एक यहाँ से पॉइंट उठाइए C, इसको ही बंद करिए। फिर एक पॉइंट यहाँ से सीधे डायरेक्ट उठा लीजिए 2C, इसको ही बंद किया गया। ये दो पॉइंट हमने वायर अलग निकाल दिया, मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। चलिए ये डायग्राम बना। अब इसमें कहा जाए कि अगर ए और बी के बीच में मान लीजिए दे रहा है कि इफ़ सी इक्वेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल 3 माइक्रोफैरड, देन वैल्यू ऑफ सी, तो सी की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 1 माइक्रोफैरड, बी ऑप्शन है 2 माइक्रोफैरड, सी है 3 माइक्रोफैरड और डी है 4 माइक्रोफैरड। चलिए ट्राई करिए। चलिए किया जाए। तो इसमें देखिए सब सी के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। जब ब्लॉक वाले क्वेश्चन हो, लंबाई में इस तरह से चेन सिस्टम बन रहा हो तो पीछे चेन सॉल्व करते हैं, ऐसे ब्लॉक सिस्टम हो तो अंदर सॉल्व करिए। सबसे अंदर बॉक्स कौन सा है? ये ऐसा सी और सी पैरेलल, दोनों को सॉल्व किए तो आंसर क्या मिलेगा? दोनों पैरेलल में ऐड होके हो गए 2C, यानी इसको हमने हटा दिया, इसकी जगह पे यहाँ पर हमने क्या कर दिया 2C। अब ये 2C और ये 2C सीरीज में हो गया, तो 2C और 2C सीरीज में बन के क्या बन गया? C। इनको हटाए, इसकी ये पे लग गया C। ठीक, फिर ये C और ये C क्या हो गए? पैरेलल, यानी ये भी ब्लॉक हटा, यहाँ पे आपको क्या मिल गया? 2C। फिर ये 2C और ये 2C क्या हुआ? सीरीज में दोनों हट के मिलके क्या बना? C। लास्ट इतना बचा। देखिए अब क्या है, अब ये ए और बी के बीच में जो दो कैपेसिटर बन रहे हैं क्या है? पैरेलल में है, तो पैरेलल में C और 2C मिलके हो गया 3C, यानी C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है 3C। और क्वेश्चन हमको दिया था C इक्विवेलेंट 3 माइक्रोफैरड, तो लिखेंगे C इक्विवेलेंट की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड दिया हुआ है और हमने सॉल्व किया है तो C इक्विवेलेंट हमारा आ रहा है 3C, तो 3C इक्वल 3 माइक्रोफैरड, देयरफॉर C की वैल्यू आ गई 1 माइक्रोफैरड। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैपेसिटर हो, दो से ज़्यादा हो और एक सीरीज़ बनाई जाए, चाहे वो AP सीरीज़ बने या GP सीरीज़ बने, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं। सपोज़ कर लीजिए आपके पास कुछ कैपेसिटर हैं जिसमें सबकी वैल्यू 1 है, हर कैपेसिटर की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड, और उनको हम इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं देखिए, इसमें जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं सभी की वैल्यू क्या है? 1 है। एवरी कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटी इज इक्वल 1 माइक्रोफैरड। इसमें हर एक की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है। पहली लाइन में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दूसरी लाइन में 2 हो गए, तीसरी में 3 हो गए,
फिर चौथी में 4, और इस तरह से हमने n रोज़ बना रखी हैं, n रोज़ हमने बना रखी हैं, n स्टेप बना रखे हैं या n आर बना रखे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर A पॉइंट और B पॉइंट लगा दिया सोर्स। अब इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है, तो क्या तरीका अपनाएंगे? देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों पैरेलल में है, दोनों मिलकर कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड। 1 1 1 तीनों पैरेलल में 3 माइक्रोफैरड। अगला स्टेप में 4 लगेगा 4 माइक्रोफैरड। तो हम देख रहे हैं ये पूरी एक सीरीज बन रही है 1 2 3 4, और ये सब आपस में क्या है, ये भी पैरेलल बाई 1, फिर इसमें 2, फिर इसमें 3, इन सबको हमें ऐड करना है। तो जो सी इक्विवेलेंट आएगा ए और बी के बीच वो आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन एन टर्म्स माइक्रोफैरड। तो इन सबको एन टर्म्स तक जोड़ दिया जाए, यही हमारा आंसर होगा। तो हम कहेंगे ये तो अरिथमेटिक सीरीज बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है, एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसका पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1, और कॉमन डिफरेंस की बात की जाए तो कॉमन डिफरेंस भी 1, ठीक। और इस तरह की जब सीरीज बनती है तो n पदों का योगफल Sn इक्वल टू आप फॉर्मूला पढ़ते हो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, n टर्म तक इसका जो सम होगा जिसको आप सी इक्विवेलेंट बोल रहे हो इसी को, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया n/2 2 इंटू ए की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है तो ये 2 हुआ, प्लस n-1 और d की वैल्यू भी 1 तो यहाँ 1 लिखेंगे, कोई इफेक्ट नहीं। तो ये हो गया आपका n/2 2 प्लस n-1, यानी 2 में से 1 गया 1 बचा n+1, तो हमारा आंसर आ गया n/2 n+1 माइक्रोफैरड, ये आंसर हो गया। तो इस तरह की जो सही समांतर सीरीज बना रहे हैं, इसी तरह की एक हमारी जीपी भी बन सकती है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसमें सेम वही कहानी होगी, हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं जिनमें हर एक की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है। तो हमने एक लाइन में ऐसे एक जोड़ा, फिर नेक्स्ट लाइन में सीरीज में इस तरह से बनाएंगे, पिछली बार हम लोगों ने पैरेलल में लिया था, दूसरी लाइन में 2 हो गए, इसके बाद फिर यहाँ पे 4 लगा देंगे, फिर नेक्स्ट वो लाइन में यहाँ पे 8 कैपेसिटर लगा देंगे, और इस तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे, ठीक। तो पहले लाइन में एक कैपेसिटर है, वैल्यू इसकी कितनी है 1 माइक्रोफैरड, दूसरे में 2 हैं, दोनों सीरीज में है तो 1 और 1 मिलके सीरीज में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/2, फिर 1 1 1 ये सब सीरीज में है तो ये हो जाएगा 1/4। भाई इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर सीरीज में लगे हो तो क्या तरीका होता है, किसी एक की वैल्यू लीजिए और जितने नंबर से लगे हुए हैं, जितने नंबर आप कैपेसिटर हैं उसे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 लो लगे तो 2 से डिवाइड हुआ, यहाँ 4 लो लगे 4 से डिवाइड हुआ। इसी तरह नेक्स्ट वाला स्टेप हमारा 1/8 माइक्रोफैरड, और इस तरह से मान लीजिए इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब कह रहा है इन सब का इक्विवेलेंट बताइए क्या होगा, तो क्या तरीका होगा, इस लाइन में 1 आया है, इस लाइन में 1/2, इसमें 1/4, इसमें 1/8, और ये सब आपस में फिर पैरेलल हो जाएंगे, सबको हमें ऐड करना है। तो टोटल जो इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, लास्ट में माइक्रोफैरड। अब ये जो सीरीज बन रही है ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इनके बीच कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। भाई इनके बीच डिफरेंस आधे का है, लेकिन इनके बीच डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये जीपी बन रही है जिसका पहला टर्म है ए, और कॉमन रेशियो जो होगा जिसको सर्व अनुपात कहते हैं, कॉमन रेशियो कितने का आएगा 1/2 का। कैसे निकालते हैं, डिवाइड कर देख लीजिए, इसमें से इसको डिवाइड करें या इसमें से इसको डिवाइड करें, इसमें से इसको डिवाइड करें, r इक्वल टू 1/2। तो सम ऑफ सीरीज फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस r। पहला टर्म हमारा कितना है 1 माइनस r कितना है 1/2, तो 1/1/2 यानी आ गया 2। तो सम कितना आया इन सब का सम आ गया 2, और बाद में माइक्रोफैरड लिख देंगे। यानी इस तरह के जितने भी हमारे सीरीज में जोड़े जाएँ इन सब का टोटल कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड। तो इस तरह देख रहे हैं सीरीज और पैरेलल के काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए सिंपल तरीके से। अब बात आती है प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा होता है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे किए जाएं। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा तो पूछे जाते हैं
कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d, प्लेट की एरिया a और इसके बीच में एयर भरी हुई है, तो इस केस में हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। अब कह रहा है कि इस प्लेटों के बीच का जो मीडियम था, बीच की जो जगह थी, इस जगह को हम किसी डायरेक्टिव मीडियम से भर दें तो हम कहेंगे भाई एप्सिलॉन नॉट k अपॉन डी। कह रहा नहीं, इसके बीच की जो गैप है उसको मैं दो, मेरे पास डायरेक्टिव मटेरियल है उससे भरना चाहते हैं और दोनों को इक्वल आधा आधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसके लिए मेरे पास दो कॉन्फ़िगरेशन है। अगर प्लेटों के बीच में दो अलग अलग कांस्टेंट वाले डायरेक्टिव मीडियम भरने हैं तो हम दो तरह से फिल कर सकते हैं। देखिए, एक तरीका ये है कि प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस d थी, एक तरीका ये है कि हम ऐसे हाफ कर लें और इतनी दूर में अलग मीडियम भर दें जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट k1 हो, और इतनी दूर में अलग मीडियम भर दें जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट k2 है। तो प्लेटों के बीच का जो पूरा गैप है दो अलग अलग मटेरियल से भरा गया आधा आधा। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आधा आधा हम इस तरह से कर लें, इसके ऊपर यहाँ तक ये पूरा अलग मटेरियल भर दें k1 और इसके नीचे ये पूरा अलग मटेरियल भर दें k2। तो ये दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों कॉन्फ़िगरेशन में C के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कैपेसिटेंस में क्या चेंजिंग आएगी। जब प्लेटों के बीच में केवल एयर थी, कैपेसिटेंस हमारा था एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, और इस केस में जब हमने प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है और दो कैपेसिटर बनाने की हमने कोशिश की है, एक में डायरेक्टिव कांस्टेंट k1 भरा हुआ है और एक में k2 भरा हुआ है। प्लेट की एरिया को हमने डिवाइड नहीं किया, केवल बीच के डिस्टेंस को डिवाइड किया है। और इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि जब मटेरियल भरने की बारी आई तो दो कंडेंसर हमने बनाने की कोशिश की जिसमें दोनों के प्लेट के बीच के डिस्टेंस को हमने चेंज नहीं किया, लेकिन एरिया हमने डिवाइड कर दी। पूरी प्लेट की एरिया a थी, आधी एरिया इस कैपेसिटर के साथ चली गई और आधी एरिया हमारी इस कैपेसिटर के साथ चली गई। ठीक, यहाँ से सोर्स जोड़ा गया था, इसी तरह यहाँ से सोर्स जोड़ा जाएगा। तो देखिए, ये दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन में इक्विवेलेंट कितना आएगा, इस कॉन्फ़िगरेशन में इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो दो कंडेंसर आपने बनाने की कोशिश की है, इसमें से ये जो पहला कंडेंसर है और ये दूसरा, इधर वाले में ये पहला है और ये दूसरा। इसमें पहला जो कैपेसिटर बना है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो हम कहेंगे भाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्टिव मीडियम भरा हुआ है k1, एरिया a और प्लेट की डिस्टेंस d बाई 2, तो ये 2 ऊपर चला गया, 2 एप्सिलॉन नॉट k1 a बाई डी। इसी तरह से जो दूसरा कैपेसिटर बना हुआ है उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, तो एप्सिलॉन नॉट k2 a अपॉन d बाई 2, यानी 2 एप्सिलॉन नॉट k1 a अपॉन डी। अब ये दो कैपेसिटर जो बन गए हैं, दो संधारित्र बन गए, तो ये दोनों संधारित्र किस क्रम में हैं, तो हम कहेंगे जिस तरह से पहले हम बैटरी को सोर्स से यहीं जोड़ते थे, अभी भी बैटरी को हम यहीं से जोड़ेंगे। जब बैटरी को यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ पे चार्ज गया और ये दो कैपेसिटर अगल बगल हो गए, तो ये दोनों क्या हुए, सीरीज हो गए। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन बना। और सीरीज में इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि इस बार जो हमारी कैपेसिटी आएगी इक्विवेलेंट C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको तरीका बताया गया था, बाकी ये फॉर्मूला वही है 1/C1 1/C2 वाला, बस डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट k1 a बाई डी इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट k2 a बाई डी, और नीचे दोनों ऐड होंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी कॉमन में लिया, ब्रैकेट में आ गया k1 प्लस k2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इतना यहाँ से हमारा कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट क्या बना, ऊपर हमारे पास बचा हुआ है 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से k1 बचा हुआ है, k1 k2 a, नीचे आ गया d k1 प्लस k2। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, ये एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी और ब्रैकेट के अंदर 2 k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक, और थोड़ा सा अगर ऑप्शन में मैच कराना है, मान लो ऑप्शन सी के फॉर्म में दिया है तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा पहले वाली कैपेसिटी C, तो नया आंसर हमारा आ जाएगा C इंटू 2 k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक, ये तरीका हो गया सॉल्व करने का। जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है, इस सेकंड कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। इसमें भी देखिए हमारे पास दो कैपेसिटर बन रहे हैं। जो ऊपर वाला कैपेसिटर है C1, उसकी कैपेसिटी मान लीजिए C1 है, तो C1 की वैल्यू क्या आएगी,
तो हम कहेंगे भाई एप्सिलॉन नॉट K1, और जो कंडेंसर बन के तैयार हुआ उसकी प्लेट की डिस्टेंस तो वही है D, लेकिन एरिया A/2, तो एप्सिलॉन नॉट K1 A/2 अपॉन D। जो दूसरा कैपेसिटर बना उसके लिए एप्सिलॉन नॉट K2 A/2 अपॉन D। और ये दोनों किस में होंगे, जब भी आप सोर्सेज को जोड़ोगे तो जो चार्ज यहाँ पे जाएगा वो चार्ज दोनों में अलग अलग डिवाइड हो गया, दोनों पैरेलल हो गए। और पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधे दोनों को ऐड कर देते हैं, C1 + C2, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो एप्सिलॉन नॉट A/2D इतना तो आपके कॉमन में आ जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा K1 + K2, ये आपका आंसर हो जाएगा। और C के फॉर्म में आंसर देना है तो एप्सिलॉन नॉट A/D हमारा C था, तो ये बन गया C/2 ब्रैकेट के अंदर K1 + K2। ठीक है, तो जब डायइलेक्ट्रिक मीडियम इस तरह से फिल किए जाएं आधे आधे पार्ट में, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डायइलेक्ट्रिक मीडियम वाले भी क्वेश्चन हो गए। अभी हम लोग को सीरीज और पैरेलल में या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर संधारित्रों का जो संयोजन हो रहा है, इसमें सीरीज और पैरेलल के ऊपर और भी टफ क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हम लोग लूप लॉ का इस्तेमाल करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे, और डायइलेक्ट्रिक मीडियम के 2-3 क्वेश्चन अभी और लगाएंगे। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।